रिमार्केबल कमबैक बाय इंडिया। टीम इंडिया ने ओवल टेस्ट में बहुत शानदार वापसी की है। पहली पारी में जब टीम इंडिया 223 रन पर सिमट गई थी तो एक समय ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड की टीम हावी ना हो जाए, कि इंग्लैंड की टीम 150 रन की लीड न ले, 100 रन की लीड न ले, लेकिन हमारे गेंदबाजों ने वो नहीं किया। लेकिन उसके बाद हमारे गेंदबाजों ने इंग्लैंड की टीम को 247 रन पर ऑल आउट कर दिया और सिर्फ 23 रन की लीड मिली टीम इंडिया को। उसके बाद हमारे बल्लेबाजों ने काफ़ी कमाल की बल्लेबाजी की। जायसवाल 51 रन बनाकर अभी क्रीज पर हैं। इसके अलावा अभी टीम इंडिया के 2 विकेट गिर चुके हैं। सबसे बड़ा विकेट केएल राहुल का था। केएल राहुल जो आपको एकदम सॉलिड नज़र आ रहे थे, इस सीरीज़ में काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की है, लेकिन यह सीरीज़ यहाँ से केएल राहुल के लिए ख़त्म होती है क्योंकि केएल राहुल सिर्फ 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन टीम इंडिया के लिए खुशी की बात यह है कि जिस तरह की बल्लेबाजी जायसवाल ने की है, आपको सॉलिड नज़र आए हैं और वो रुक रुक के नहीं किए, डिफेंस नहीं किए हैं, उन्होंने अटैकिंग बल्लेबाजी की है जैसे इंग्लैंड ने पहली पारी में बल्लेबाजी की थी। तो मैच का रुख ये रहा है कि एक समय ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया काफ़ी पीछे नज़र आ रही थी। आपको याद ही होगा ओवल टेस्ट के डे 1 पर टीम इंडिया ने 204 रन बनाए थे 6 विकेटों के नुकसान पर। करुण नायर और वाशिंगटन सुंदर खेल रहे थे, लेकिन टीम इंडिया 224 रन पर ऑल आउट हो जाती है। टीम इंडिया के लिए बड़ा सरदर्द था कि आपने 250 रन नहीं बनाया। वहीं जब इंग्लैंड की टीम की बल्लेबाजी आती है तो इंग्लैंड के ओपनर ने ढाबा बोल दिया। इंग्लैंड के ओपनर ने 15 ओवर में 108 रन कोट दिए थे। 109 रन पर 1 विकेट था। बेन डकैट 38 रन बनाकर आउट हो गया था। लेकिन इतनी सॉलिड बल्लेबाजी इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने कर दी थी कि हमारी टीम इंडिया पूरी बैकफुट पर नजर आ रही थी और पहला सेशन यहाँ पर इंग्लैंड के नाम हुआ था क्योंकि आपके 4 विकेट भी गिर गए और उन्होंने 15 ओवर की बल्लेबाजी की और 109 रन बना लिया। टीम इंडिया पूरी बैकफुट पर नजर आई। टीम इंडिया के गेंदबाज एकदम बेबस नजर आए, चाहे वो मोहम्मद सिराज रहे हों, चाहे प्रसिद्ध कृष्णा रहे हों, चाहे आकाशदीप रहे हों। आकाशदीप को ऐसे चौके छक्के मार रहा था बेन डकैट, कह के छक्के मार रहा था, लेकिन वहाँ से टीम इंडिया ने काफ़ी शानदार वापसी की। हमारे गेंदबाजों को पूरा क्रेडिट जाता है। यही प्रसिद्ध कृष्णा है जो पहले 2 टेस्ट मुकाबले खेले थे, उनको काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस टेस्ट मुकाबले में जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी यहाँ पर प्रसिद्ध कृष्णा ने 4 विकेट झटके, वहीं मोहम्मद सिराज ने भी 4 विकेट झटके और पहला सेशन इंग्लैंड के नाम रहा। लेकिन दूसरे सेशन में आकर टीम इंडिया ने 6 विकेट ले लिए। टीम इंडिया ने 6 विकेट ले लिए और रन भी कम दिए। मतलब कि जितने भी टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज थे इंग्लैंड के मेन चाहे वो जो रूट रहे हों, चाहे जैक क्रॉली रहे हों, चाहे वो ओली पोप रहे हो, सबको आउट करते हैं। लेकिन हैरी ब्रुक खड़ा रहा। हैरी ब्रुक ने शानदार हाफ सेंचुरी की और लास्ट विकेट यहाँ पर मोहम्मद सिराज को मिला हैरी ब्रुक के रूप में। लेकिन इंग्लैंड की जिस तरह से शुरुआत हुई थी ना, ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड की टीम काफ़ी आगे ना बढ़ जाए, लेकिन हमारे गेंदबाजों ने कम बैक कराया और उनको 247 रनों पर रोक दिया। फिर टीम इंडिया की बल्लेबाजी आती है। सबसे हाईलाइटिंग पॉइंट यही था और शानदार कमबैक यही था, क्योंकि एक समय ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया के कहीं 2 विकेट, 3 विकेट, 4 विकेट ना गिर जाए, क्योंकि 1.5 घंटे का समय डे 2 में बचा हुआ था और कंडीशन भी बॉलिंग के फेवर में है। पिच आपने देखा होगा काफ़ी हरकत करी, गेंद काफ़ी हरकत कर रही है। लेकिन आपको एक बात याद रखना है कि इंग्लैंड का एक गेंदबाज कम है। क्रिस वोक्स अब इस मुकाबले में नहीं खेलेगा क्योंकि पहली इनिंग में इंजरी के चलते बाहर हो चुके थे। उनके कंधे पर चोट लगा था फील्डिंग करते हुए वक्त, उसके चलते यहाँ पर क्रिस वोक्स ने गेंदबाजी नहीं की। लेकिन जो स्टग ने काफ़ी किफ़ायती गेंदबाजी की, उन्होंने केएल राहुल को आउट किया। लेकिन आप कह सकते हैं कि केएल राहुल जिस बॉल पे आउट हुए हैं ना, वो आउट होने वाली बात नहीं थी, वहाँ पर आउट होना बनता नहीं था। केएल राहुल उसको चाहे तो छोड़ सकते थे, क्योंकि आपने देखा होगा लगभग 27-28 बॉल खेले हैं केएल राहुल ने और लगातार बॉल को छोड़ रहे थे, लेकिन अचानक से उनका बल्ला लग गया और स्लिप में जो रूट ने कैच कर लिया। केएल राहुल का विकेट गिरता है। लेकिन टीम इंडिया की खुशी की बात यह है कि जायसवाल अभी क्रीज पर है, शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं, शानदार चौके मारे और अपर कट में छक्का मार के सेंचुरी पूरा किया, हाफ सेंचुरी पूरा किया था। आपने देखा होगा काफ़ी शानदार बल्लेबाजी की है। पूरी की पूरी अभी इंग्लैंड की टीम डरी हुई है क्योंकि टीम इंडिया ने लीड ले लिया 52 रनों की। जब यहाँ पर इंग्लैंड की बल्लेबाजी ख़त्म हुई तो टीम इंडिया पर लीड थी 23 रनों की, लेकिन टीम इंडिया ने 4.3 ओवर में ही लीड काट दी थी। यहाँ जायसवाल 6 चौके मार चुका था। जायसवाल ने 6 चौके मार दिए थे, चौके से ही खाता खुला था। 24 रन तक लगातार चौके में ही चल रहा था। पूरी लीड वहाँ से कट जाती है। फिर जायसवाल का रौद्र रूप आपको नज़र आता है। लेकिन टीम इंडिया के लिए ये गलत बात होगा कि टीम इंडिया ने इस सेशन में
सेकंड पारी में 75 रन बनाए हैं, 75 रन बनाए हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। और 2 विकेट कौन कौन से यहाँ पर केएल राहुल आउट हुए हैं और दूसरा विकेट टीम इंडिया का साई सुदर्शन के रूप में गिरा है। हमें ऐसा लग रहा था कि अगर आज टीम इंडिया का विकेट ना गिरता, आप 70 रन 75 रन बनाते, तो टीम इंडिया तीसरे दिन आकर शानदार कमबैक कर सकते थे, क्योंकि यहाँ से इंग्लैंड को आप लगभग 270, 200 या फिर 300 रन का टारगेट देना चाहोगे, क्योंकि यहाँ की पिच उतनी आसान नहीं है, यहाँ पर बल्लेबाजी करना उतनी आसान नहीं है। लेकिन इंग्लैंड के ओपनर बल्लेबाजों ने इतनी तगड़ी शुरुआत कर दी थी पहली पारी में कि आपको उस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर उनके ओपनर चल गए, वो 20 ओवर 15 ओवर खेल लिए तो 120-125 रन बनाकर दे देंगे। अगर आप 250 रन तक रुकोगे ना, तो आपको फिर जीतना मुश्किल हो जाएगा। आपको कम से कम 300 या फिर 300 से ऊपर रन बनाने पड़ेंगे, तभी टीम इंडिया इस मुकाबले में रहेगी। लेकिन एक कदम आपने बढ़ा दिया है, आपके बल्लेबाजों ने एक कदम बढ़ाया है, लेकिन यहाँ तक लाने में टीम इंडिया के गेंदबाजों का बहुत रोल था। प्रसिद्ध कृष्णा का शानदार वापसी किया और जिस तरह से वो अग्रेसन दिखा रहे थे, जो रूट एक समय बल्लेबाजी कर रहा था 29 रन पर, काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहा था, काफ़ी सॉलिड नज़र आता था। लेकिन बार बार यहाँ पर प्रसिद्ध कृष्णा प्रोवोक कर रहे थे, इंस्टिगेट कर रहे थे, उनको बार बार अग्रेसन दिख रहा, जिसके चलते उनका मोमेंटम टूटा और यहाँ पर जो रूट आउट होते हैं वो शानदार वापसी की। वहीं यहाँ पर मोहम्मद सिराज ने, आप अंदाज़ा लगाओ, जब जब जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी नहीं करते हैं, जब जब जसप्रीत बुमराह टीम में नहीं होते हैं, तो मोहम्मद सिराज को माता आ जाती है क्या? मोहम्मद सिराज को लगता है अब मैं ही बचा हूँ अकेला, मुझे ही अब विकेट लेना है, मुझे ही फाइफर लेना है और टीम इंडिया का मुकाबला जिताना है। और जसप्रीत मोहम्मद सिराज की एक बात की तारीफ़ करनी पड़ेगी, बिना इंजरी के बंदा 5 टेस्ट मुकाबला खेला है और जब जब गेंदबाजी करने आया पूरी इंटेंसिटी के साथ, पूरे एग्रेशन के साथ गेंदबाजी किया है। यहाँ तक कमेंट्री में, इंग्लिश कमेंट्री में रिकी पॉन्टिंग ने बोला ही था कि आप हमेशा अग्रेशन में ही क्यों रहते हो, तो वहाँ पर मोहम्मद सिराज ने हंसकर बोला था, क्योंकि अग्रेसन आपको दिखता है। गेंदबाज वही अच्छा होता है जो अग्रेसन दिखाए। भाई गेंदबाज का काम ही है ना विकेट लेना, सामने वाले बल्लेबाजों को परेशान करना, सामने वाले बल्लेबाज के माइंडसेट को पढ़ना, ये मोहम्मद सिराज ने करके दिया है। बहरहाल टीम इंडिया अभी यहाँ पर आपको सॉलिड नज़र आ रही है, 52 रनों की लीड ली है। बस टेंशन इस बात की है कि जैसे आज हुआ डे 2 पर 204 पे 6 विकेट थे और आते ही आपने आधे घंटे के अंदर 4 विकेट गंवा दिए और सिर्फ 20 रन ही बनाए। कल ऐसा ना हो कि अगर आपके आते यहाँ पर जायसवाल या फिर कोई और आउट हो जाए तो आपको दिक्कत हो जाए, क्योंकि आपके पास प्लस पॉइंट ये है कि अभी सुमन गिल को आना बचा है। सुमन गिल अभी बल्लेबाजी करने नहीं आए हैं। सुमन गिल आपको डे 3 पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे, लेकिन जब टीम इंडिया का दूसरा विकेट गिरा साई सुदर्शन के रूप में, तो टीम इंडिया के मैनेजमेंट ने यहाँ पर आकाशदीप को नाइट वॉचमैन के तौर पर भेज दिया और यहाँ पर आकाशदीप ने आते ही चौका मार दिया। आते यहाँ पर जायसवाल ने अपना, आकाशदीप ने खाता खोला चौके के साथ। इंग्लैंड के जो फील्डर थे, इंग्लैंड के जो प्लेयर थे, वो हक्का बक्का रहेगा, भाई क्या हो गया ये। जो इंग्लैंड के दर्शक थे ना, वो देख के चौंक गए, क्या कैसे बल्लेबाजी कर रहा है। अगर यहाँ से आकाशदीप 20 रन 25 रन बनाते हैं तो आपका ये प्रॉफिट होता है, आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि आपके टैलेंडर आकर अगर 20 रन 25 रन कंट्रीब्यूशन कर देते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि ये टीम इंडिया की आखिरी पारी होगी इस सीरीज़ की। यही पारी डिसाइड करेगी कि आप ये 5वां टेस्ट मुकाबला जीतोगे फिर नहीं जीतोगे। आपको एक बात बता दें, ओवल टेस्ट मैच में अभी जो चौथी इनिंग का जो यहाँ पर सफल रन चेज हुआ है 263 रन हुआ था, वो 1902 में हुआ था। 1902 में यहाँ पर सफल रन चेज हुआ था। उसके अलावा यहाँ पर 263 रन चेज नहीं हुए हैं। आपको इससे ज़्यादा रन बनाने पड़ेंगे और इंग्लैंड की बल्लेबाजी को देखते हुए, जिस तरह की अटैकिंग बल्लेबाजी करते, तो आपको एक टारगेट लेके चलना पड़ेगा। 300 प्लस आप टारगेट लेकर चलो। अगर टीम इंडिया यहाँ से 300 बना लेती है तो उनको भी कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि हमारे गेंदबाज पूरे कॉन्फिडेंस में आएंगे और हमारी बल्लेबाजी बची हुई है। अभी आप सुमन गिल पर भरोसा करोगे, इसके बाद वाशिंगटन सुंदर पर भी आप भरोसा करोगे, जडेजा पर भी भरोसा करोगे, लेकिन साई सुदर्शन के पास ये आखिरी मौका था, क्योंकि साई सुदर्शन को नंबर 3 पर मौका मिला है। करुण नायर इस मुकाबले में खेले हैं, लेकिन 5 पर खेले हैं। साई सुदर्शन ने दोनों इनिंग में कुछ इतना बड़ा नहीं उखाड़ा कि उनको अगले टेस्ट सीरीज में मौका मिले, क्योंकि नंबर 3 की पोजीशन काफ़ी अहम पोजीशन होती है और यहाँ पर बड़े बड़े बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी किया है। इससे पहले चेतेश्वर पुजारा, फिर सुमन गिल, उसके पहले केएल राहुल द्रविड़,
तो नंबर 3 की पोजीशन एक स्पेशलिस्ट पोजीशन होती है, खासतौर पर टेस्ट मैच में, क्योंकि आपको नई बॉल भी खेलना पड़ता है। अगर आपका पहले ही ओवर में विकेट गिर गया तो आपको नई बॉल खेलनी पड़ेगी, आपको एक छोर संभाल कर रखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर आपने देखा होगा जब साई सुदर्शन बल्लेबाजी कर रहे थे उनका थोड़ा माइंडसेट डरा डरा नज़र आ रहा था, कहीं ना कहीं वो बैकफुट पर आपको नज़र आ रहे थे, वो डिफेंसिव शॉट काफ़ी खेल रहे थे। उनके कट पे चौके लगे हैं, कट पे चौके लगे, थर्ड स्लिप के बगल से चौका गया है, लेकिन कोई ऐसा शॉट नहीं खेला, कोई ड्राइव नहीं खेली, कोई कवर ड्राइव नहीं खेली, कोई आगे बढ़कर चौका नहीं मारा जिससे उनको कॉन्फिडेंस मिले। वो कहीं ना कहीं आपको सहमे नज़र आया, उनका माइंडसेट में कहीं ना कहीं डरा हुआ नज़र आया। ये आखिरी मौका हो सकता है, क्योंकि आपके पास पीछे बल्लेबाजों की लाइन लगी हुई है। अभिमन्यु सरन जैसा खिलाड़ी 4 साल से टूर कर रहा है इंडिया के लिए, लेकिन उसको एक भी मुकाबला नहीं मिला है। वहीं श्रेयस अय्यर को बाहर रखा गया है, सरफराज को बाहर रखा गया है। ये उनके लिए आखिरी मौका हो सकता है। उनको इस मुकाबले में अगर वो हाफ सेंचुरी पूरा कर देना और टीम इंडिया 75 पर 1 विकेट के नुकसान पर आती तो आप कह सकते थे कि टीम इंडिया ने काफ़ी अच्छी शुरुआत की है। लेकिन बहरहाल आप इस बात को छोड़िए, क्योंकि 75 रन कम नहीं होते हैं। 1.5 घंटे का गेम था, मौसम ऐसा था, कंडीशन ऐसी थी, पिच ऐसी थी। शुक्र मनाओ कि आपके 3 या 4 विकेट नहीं गिरे। जायसवाल आपका सबसे बड़ा बल्लेबाज इस पारी में साबित होने वाला है, क्योंकि जायसवाल जिस माइंडसेट से बल्लेबाजी करते हैं वो सामने वाले टीमों खेमों में डर पैदा करते हैं। और आपने देखा होगा जब जायसवाल बल्लेबाजी कर रहे थे तो गेंदबाज कहीं ना कहीं बैकफुट पर नज़र आ रहे थे, और जो शानदार कवर ड्राइव कर रहे थे, शानदार ड्राइव मारे, क्या शानदार कट मारा। और अपर कट आपने देखा होगा 45 रनों पर थे, उनको हाफ सेंचुरी पूरी करनी थी। वो जिमी ओवर्टन बॉलिंग कर रहे थे, पेस के साथ बाउंसर करते हैं और उन्होंने ऐसे टच कर दिया, जो आपने आईपीएल में उनको खेलते हुए देखा होगा। और ख़ासतौर पर T20 क्रिकेट में जायसवाल शॉर्ट पिच गेंदबाजी को ऐसे ही फेस करते हैं, वहाँ पर शानदार बल्लेबाजी की है। टीम इंडिया के लिए सबसे अच्छी बात है कि जायसवाल अभी क्रीज पर है, और आपका सबसे बड़ा बल्लेबाज शुभमन गिल इस सीरीज का लगभग 850 रन बनाए हैं शुभमन गिल ने। आप कहने को कह सकते हैं कि पहली पारी में शुभमन गिल की बल्लेबाजी नहीं हुई, वो ब्रेन फूड मूवमेंट कह सकते हैं आप। कहीं ना कहीं उनका कंसंट्रेशन लेवल टूटा होगा, इसीलिए वो इस कंडीशन पर रन आउट हो गए थे। लेकिन यह पारी डिसाइड करेगी। शुभमन गिल बतौर कप्तान तो चाहेंगे ना कि एक बड़ी पारी खेले, जायसवाल के साथ आकर एक बड़ी पार्टनरशिप करें। अगर यहाँ पर शुभमन गिल अगर 50 रन 100 रन बनाते हैं और टीम इंडिया 300 के ऊपर का टारगेट इंग्लैंड को देती है तो इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि आपके गेंदबाजों को भी यहाँ मदद मिलेगी। और आपने देखा होगा इंग्लैंड के जो तेज़ गेंदबाज थे, ख़ासतौर पर यहाँ पर जोश टंग, उनके पास स्पेस भी है। वो 140, 142, 144 की रफ्तार में गेंदबाजी करते हैं। उनकी बॉल काफ़ी हरकत भी कर रही थी और लाइन लेंथ भी काफ़ी अच्छा था। उन्होंने यहाँ पर क्रिस वोक्स की कमी महसूस नहीं होने दी। 2 टेस्ट मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा रन पड़े थे, लेकिन जब आप अंदाज़ा लगाओ जब यहाँ पर जोश टंग जैसे गेंदबाज को विकेट मिल रहे हैं तो आपके पास आकाशदीप है, आपके पास सिराज है, आपके पास प्रसिद्ध कृष्णा है, जो इस लेंथ इस पिच पर काफ़ी इफ़ेक्टिव साबित होंगे। पहली पारी में उन्होंने करके दिखाया है। देखिए अब यहाँ से टीम इंडिया को ये लेके चलना है कि आपने अभी 52 रनों की लीड ले ली है, जायसवाल 51 रन पर नॉट आउट है। बस जायसवाल को अपनी पारी बढ़ानी है, जायसवाल को धीरे धीरे करके यहाँ इस हाफ सेंचुरी को सेंचुरी में बदलना है। अगर जायसवाल कल आपका एक सेशन खेल गया तो आपको तेज़ी से रन भी बना कर देगा। आप पहले सेशन में ही 90 या फिर 100 रन बनाओगे कल आते ही डे 3 पर, क्योंकि आपको डे 3 का मौसम की बात करें, डे 3 में बारिश नहीं है। हाँ, डे 4 में आपको बारिश नज़र आएगी 5वें टेस्ट में, लेकिन डे 3 में आपके लिए बारिश नहीं है। आप यहाँ से मोमेंटम बदल सकते हो, आप यहाँ से रन बना सकते हो। जिस तरह की जायसवाल बल्लेबाजी कर रहे हैं उनका कंसंट्रेशन लेवल एकदम सही है और काफ़ी सॉलिड नज़र आए हैं। तो फंसे आपको नज़र नहीं आए कि कोई ऐसा गलत शॉट खेल दिया हो जिससे आपको लगे कि हाँ अभी वो कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आया है। लेकिन उनकी कॉन्फिडेंस है। उनकी 2 कैच अभी में छोड़ी हैं। उनका पहला कैच जो रूट ने छोड़ा था, उसके बाद दूसरा कैच लेग साइड में मारने गए, वहाँ पर पीछे थर्ड मैन लगा हुआ था। थर्ड मैन में डॉसन थे, डॉसन ने ऐसे कैच किया, शायद लाइटिंग हो सकती है, फिर सामने सन हो सकता है, सूर्य की रोशनी उनकी आंखों पर आ गई और कैच छोड़ दिया। यहाँ पर जायसवाल को 2 जीवनदान मिला है, साई सुदर्शन को भी 1 जीवनदान मिला था, लेकिन साई सुदर्शन 11 रन की पारी को बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए। अगर सुदर्शन इस पारी में हाफ सेंचुरी पूरी करते हैं तो यह पारी ऐतिहासिक पारी मानी जाती। तो आप मान सकते हैं कि हाँ साई सुदर्शन को आने वाले टाइम पे भी मौका मिलेगा। लेकिन जिस तरह से वो खेल रहे थे
कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि उनका विकेट जाने वाला है। लेकिन टीम इंडिया की खुशी की बात यह है कि टीम इंडिया अभी इस मैच में पीछे नहीं है, क्योंकि आज जैसे ही डे 2 चालू हुआ था, टीम इंडिया आधे घंटे के अंदर बैकफुट पर चली गई। आप 224 पर ऑल आउट हो गए, जहां आपको लग रहा था कि टीम इंडिया डे 2 में आकर एक सेशन तो बल्लेबाजी करेगी, कम से कम 70 रन 80 रन बनाएगी, आप इस स्कोर को 260 270 तक ले जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और इंग्लैंड ने आकर जैसी बल्लेबाजी की है ना, आपके गेंदबाजों को तोड़ कर रखा है इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने। बेन डकेट और जैक क्रॉली ऐसी बल्लेबाजी कर रहे थे जैसे कि सामने कोई गली मोहल्ले का टीम हो, सामने कोई गली मोहल्ले का गेंदबाज हो, इस तरह। और रैम शॉट खेल रहा था भाई यार बेन डकेट। आपने देखा होगा रिवर्स स्वीप में ऐसे छक्का मारा आकाशदीप को, और आकाशदीप से बोला था कि तुम मुझे आउट नहीं कर पाओगे। बेन डकेट, वो टुल्ला आदमी, आकाशदीप को बोल रहा था कि तुम मुझे आउट नहीं कर पाओगे। फिर आकाशदीप ने जब उसको आउट किया, और जब बेन डकेट पवेलियन की तरफ जा रहा था आउट होने के बाद, यहाँ पर आकाशदीप ने कंधे पर हाथ रखा बेन डकेट को और बोला कि बेटा लीव इट में रह, ज़्यादा अग्रेसन मत दिखा मुझे। और बेन डकेट को उसने छोड़ा पवेलियन तक, क्योंकि अग्रेसन दिखा रहा था बेन डकेट, बोल रहा था कि तुम मुझे आउट नहीं कर पाओगे। लेकिन आकाशदीप ने उसको आउट किया, 38 रन बनाए, लेकिन तेज़ 68 रन बनाए थे। इंग्लैंड के पास सॉलिड बल्लेबाज है 2 जो आपको अटैकिंग बल्लेबाजी करके दे सकते हैं, बेन डकेट और जैक क्रॉली। जैक क्रॉली को पता नहीं क्या हो गया यार, पिछले टेस्ट मुकाबले से काफ़ी शानदार बल्लेबाजी करा था, अग्रेसन के साथ बल्लेबाजी करा था, 100 के ऊपर की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है जैक क्रॉली ने, 61 रन बनाए हैं। अगर ये दोनों की पार्टनरशिप 109 रनों की नहीं होती, 15 ओवर में अगर इतने रन नहीं बनाते, तो टीम इंडिया को इस वाले मुकाबले में 20 से 25 रन की लीड मिलती। लेकिन उन्होंने पूरा मोमेंटम ही शिफ्ट कर दिया था इंग्लैंड की तरफ से। लेकिन हमारे गेंदबाजों की तारीफ़ है कि हमारे गेंदबाजों ने वहाँ से वापसी की थी। लेकिन अब पूरा दम हमारे बल्लेबाजों को लगाना पड़ेगा। एक बल्लेबाज की जिम्मेदारी बनती है कि आपको अभी 52 रनों की लीड है, आपको यहाँ से 250 रन और जोड़ने हैं। अगर आप 280 या फिर 300 रन बना लेते हो ना, तो आप इस वाले मुकाबले में रहोगे, आप विनिंग सिचुएशन में रहोगे कि आप यहाँ से मुकाबला जीत सकते हो। क्योंकि इंग्लैंड की आपने देखा होगा जब से 2022 से बेसबॉल खेल रहे हैं, तो उनका रिकॉर्ड चौथी पारी में काफ़ी शानदार है। वो 300, 350, 375 रन ईजिली टारगेट चेज कर लेते हैं। आपने पहले टेस्ट मुकाबले में देखा था, आपने 375 रन का टारगेट दिया था, उन्होंने ईजिली चेज कर लिया था, 6 विकेटों से मुकाबला जीते थे। लेकिन वो कंडीशन अलग थी, वहाँ पर पाटा पिच थी, ये कंडीशन अलग है। क्योंकि यहाँ पर वेदर आपने देखा होगा, यहाँ पर बारिश हो रही है, यहाँ पिच थोड़ी ग्रीन है, यहाँ पर गेंदबाजों को एडवांटेज मिल रहा है। जैसे इंग्लैंड के गेंदबाजों ने विकेट लिया सेकंड पारी में इंडिया के, आपने देखा। लेकिन अब क्या हो सकता है, अब ये हो सकता है कि आपके बल्लेबाजों को झुलाना नहीं है, आपके बल्लेबाजों को कल डे 3 पूरा खेलना है। अगर टीम इंडिया डे 3 पूरा खेल लेगी, टीम इंडिया कम से कम डे 3 में 250 से 280 रन तो बनाएगी। अगर टीम इंडिया इतना बना गई और 50 रन आज के 300, 320, 330 का टारगेट दिया, तो इंग्लैंड के यह मुकाबला नहीं बचा पाएगी। इंग्लैंड के लिए काफ़ी मुश्किल होगी। लेकिन आप गेंदबाजों को भी पूरा क्रेडिट देना पड़ेगा, क्योंकि पहले सेशन ख़त्म होने के बाद किसी को उम्मीद नहीं थी कि इंडिया इतनी शानदार वापसी करेगी और आप गेंदबाज इतने विकेट ले लेंगे। उनका पहले सेशन में 1 ही विकेट गिरा था और 15 ओवर में 109 रन बना चुके थे और 6 की इकॉनमी से रन बना रहे थे। भाई उन्होंने मारा कम, घसीटा ज़्यादा था। इतनी तगड़ी बल्लेबाजी करके गए इंग्लैंड के ओपनर बल्लेबाजों ने। लेकिन उसके बाद दूसरी सेशन में आकर टीम इंडिया ने लिटा दिया था इंग्लैंड के बल्लेबाजों को, चाहे वो ओली पोप को आउट देखा ना मोहम्मद सिराज ने कैसे आउट किया। मोहम्मद सिराज की बॉल पड़ी और सीधी अंदर आती गई। उसने रिव्यू ले लिया, ओली पोप को लगा होगा कि बॉल शायद लेग स्टंप से बाहर निकल जाए, लेकिन डंडे पर लग रही थी। वहाँ पर शानदार रिव्यू लिया था टीम इंडिया ने और ओली पोप का विकेट गिरा था। फिर जो रूट खड़ा रहा यार, वो आउट ही नहीं हो रहा था, वो दीवार की तरह खड़ा था। लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा की बॉल पर वो भी LBW हो गया, वहाँ पर भी उसको विकेट मिला। लेकिन हैरी ब्रुक ने आज एक संयम रखा, अटैकिंग बल्लेबाजी नहीं की, काफ़ी संभल कर बल्लेबाजी की और लास्ट विकेट वही था। 53 रन बनाए यहाँ पर हैरी ब्रुक ने, वही डिसाइडर हो गया। अगर हैरी ब्रुक का विकेट पहले ही गिर जाता तो जैसे गैस स्किंसन ने आकर 11 रनों की पारी खेल दी, वो 11 रन कम होती और लीड काफ़ी कम होती, हो सकता था आपको ही लीड मिल जाए। बहरहाल
लेकिन यहाँ पर आपके गेंदबाजों का पूरा क्रेडिट जाता है, क्योंकि आप पहली पारी में 224 पर ऑल आउट हुए थे, वहीं से आपके गेंदबाजों ने ही वापसी कराई है। मोहम्मद सिराज को आपको सलूट देना चाहिए, प्रसिद्ध कृष्णा को आपको सलूट देना चाहिए, आकाशदीप को भी आपको सलूट करना चाहिए, उन्होंने एक शानदार वापसी की है। लेकिन अभी आपके लिए मैच ख़त्म नहीं हुआ है, बस आपको एक अच्छा टारगेट देना है और आप गेंदबाज पूरी फ्रेश होकर आएंगे। लेकिन आपको कल बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, कम से कम 3 सेशन, आप तो 2.5 सेशन बल्लेबाजी करो, 250-300 रन बनाओ कल आप, फिर इंग्लैंड को न्योता दो कि आओ आप चेस करो और आपको बता दें सेकंड पारी में आपके स्पिन गेंदबाज भी काफ़ी इफेक्टिव होंगे, क्योंकि यहाँ पर अनइवन बाउंस है। आपने देखा होगा यहाँ पर बॉल काफ़ी बाउंस भी कर रही है, हरकत करी, कोई बॉल गिर के ऊपर उठती है, कोई बॉल गिर के नीचे रहती है। और आपने देखा होगा जो LBW के यहाँ पर उंगली उठी थी, क्या बोलते हैं, साई सुदर्शन के लिए, वो बॉल काफ़ी ऊपर जा रही थी, गिरने के बाद काफ़ी बॉल बाउंस कर रही है और उस पेस के साथ वो प्रसिद्ध कृष्णा की बॉल हो सकता है। बस आपको ये देखना है कि आपको तीसरे दिन आकर आउट नहीं होना जल्दी, कि आप लड़खड़ा कर आउट हो गए। आपका तभी आप यहाँ मुकाबला जीत पाओगे जब आप 280 या फिर 300 रन का टारगेट दोगे। उससे कम में आप सोचो कि हम ओवल टेस्ट जीत जाएंगे, सीरीज बराबरी कर लेंगे, लेकिन इतना आसान नहीं होगा यहाँ से जीतना, क्योंकि इंग्लैंड के जिस तरह का माइंडसेट है, जिस तरह की बल्लेबाजी करते वो काफ़ी सूटेबल है ना। कंडीशन उनकी है, कंट्री उनकी है, पिच उनकी है, देश उनका है, वो अच्छे तरह से इस कंडीशन को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ख़ासतौर पर उनके ओपनर बल्लेबाज। बस आपको ध्यान रखना है कि आपके गेंदबाजों को सही टप्पा और सही लेंथ पकड़नी है, क्योंकि पहले सेशन में आपके गेंदबाज वियर्ड नज़र आए थे, कोई कहीं गेंदबाजी कर रहा है, कोई कहीं गेंदबाजी कर रहा है। लेकिन जब लंच हुआ, लंच के बाद आपका माइंड सेट हुआ, आपने डिसाइड किया कि हमको इस लेंथ पर गेंदबाजी करना है, क्योंकि तब तक वो बहुत मार रहे थे। लेकिन जब आप एक माइंडसेट के साथ आए, आपने एक प्लान बनाया, उसके तहत आपने गेंदबाजी की, तब आपको विकेट मिला है। बस आपको वही करना है। देखिए, बल्लेबाजी में पार्टनरशिप की ज़रूरत होती है, ऐसे ही गेंदबाजी में पार्टनरशिप की ज़रूरत होती है। जायसवाल अभी 51 रनों पर खेल रहे हैं। यहाँ से जायसवाल और गिल अगर एक लंबी पार्टनरशिप करते हैं 100 रनों की, 150 रनों की, तो आपके लिए मोमेंटम शिफ्ट होगा। क्योंकि अगर यह लीड अभी 100 रन जाएगी, 150 रन जाएगी, 200 रन, जहाँ 200 रन की लीड पहुँची, कहीं ना कहीं इंग्लैंड की टीम आपको हड़बड़ाहट नज़र आएगी, इंग्लैंड की खेमे में कहीं ना कहीं आपको डर नज़र आएगा, इंग्लैंड कहीं ना कहीं सहमे नज़र आएगी। क्योंकि लीड जैसे ही बढ़ती जाएगी, 200 पार होगी ना, उनको भी डर रहेगा। क्योंकि ओवल में इतिहास गवाह है, ओवल में 263 रन कभी चेज नहीं हुए हैं। 1902 में चेज हुआ, तो उसके पहले अभी हाल ही में कोई इतना सफल चेज नहीं हुआ है। अगर आप इतना टारगेट देते हो तो उनमें भी काफ़ी डर रहेगा, काफ़ी वो भी सहमे रहेंगे, ठीक है ना। और उनकी बल्लेबाजी भी ऐसी नहीं है जो आपको डरा सके। हाँ, वो अटैकिंग बल्लेबाजी ही करेंगे, वो डिफेंस नहीं करेंगे। क्योंकि यहाँ पर आपने देखा होगा इस पिच पर जो बल्लेबाज डिफेंस करने गया है वो उस बल्लेबाज का विकेट गिरा है, और जो बल्लेबाज अटैकिंग बल्लेबाजी कर रहा है, जो बल्लेबाज पॉजिटिव इंटेंट के साथ बल्लेबाजी कर रहा है, उसके रन बन रहे हैं। जायसवाल को आप उठाकर देख लो, 51 रन बनाए हैं, लेकिन सॉलिड नज़र आया, क्योंकि पॉजिटिव बल्लेबाजी कर रहा है। हाँ, गेंद मिल रही है बाहर, कट मारने की, कट भी मार रहा है, अपर कट मार रहा है, ठीक है, ड्राइव भी खेल रहा है, क्योंकि बॉल मिल रही है, वो हर बॉल के पीछे नहीं जा रहा है। लेकिन आपने देखा होगा जिमी ओबर्टन की बॉल पर आगे बढ़कर एक सीधे मारने गया था, लेकिन वो बॉल लगी नहीं, मिस हो गई। वो गलती नहीं करनी है यहाँ पर। आपको बस ये देखना है कि सही लेंथ का चुनाव करना है। अगर लेंथ आपके मुफीद है, गेंद थोड़ा बाहर जा रही है, तो आप कट पुल खेल सकते हो, लेकिन बस आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये काफ़ी डिसाइड करेगी सीरीज़ कहाँ पर जाएगी। क्योंकि आप एफोर्ड नहीं करोगे कि आप यह मुकाबला हारो, आपको जी जान लगा देनी है। टीम इंडिया को हर प्लेयर को जी जान लगा देनी है और ऐसी बल्लेबाजी करके देना और ऐसा टारगेट देना है ना कि इंग्लैंड अगर सोचे कि हम बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। आप इतना रन बना कर दे दो ना, 300 बना कर दे दो, 300-350 बना कर दे दो कि इंग्लैंड को डर लगे। अगर आपने 250 रन तक दिया तो ऐसे पेल पाल के चले जाएंगे, पेल पाल के चले जाएंगे। क्योंकि चौथी पारी में वो काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, काफ़ी अटैकिंग बल्लेबाजी करते हैं, इसीलिए आपको वो गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। बस आपको कल विकेट बचाना है। जायसवाल को मैं सोचता हूँ कि जायसवाल यहाँ पर बड़ी पारी खेले, क्योंकि जायसवाल की शरीर भी काफ़ी ठीक ठाक ही गई है, ओके हो गई है। इतना बड़ा बल्लेबाज पहली पारी में आकर सेंचुरी मारता है, ठीक है,
पिछला टेस्ट मैच उठाकर देख लो, जहां आप ज़रूरत थी जायसवाल विकेट फेंक कर गया था। लॉर्ड्स में जब ज़रूरत थी सेकंड पारी में आपको 192 रन चेज करना था, वहाँ पर भी एक गलत शॉट खेलकर शॉर्ट पिच गेंद पर उठा कट मारने के चक्कर में कैच आउट हो गया आर्थर की बॉल पर, वहाँ भी विकेट फेंक कर गया था। 4 इनिंग में जायसवाल विकेट फेंक कर गया है। गेंदबाजों ने विकेट नहीं लिया, विकेट फेंक कर गया जायसवाल, लेकिन ये यहाँ पर गलती नहीं की। अगर यहाँ से जायसवाल का विकेट गिर जाता, जायसवाल अगर आज आउट हो जाता, टीम इंडिया के लिए काफ़ी मुसीबत बनती, टीम इंडिया के लिए काफ़ी सरदर्द होता ही है। लेकिन जायसवाल का विकेट गिरा है, जायसवाल का विकेट बचा है, केएल राहुल और सुदर्शन का विकेट गिरा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ पर शुभमन गिल कैसे बल्लेबाजी करते हैं, क्योंकि बतौर कप्तान अगर अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, आप पार्टनरशिप करते हैं, अगर आप मुकाबला जीतते हो, तो इतनी यंग एज में अपनी पहली ही सीरीज़ में बतौर एक कप्तान, वो भी इंग्लैंड में जाकर आप सीरीज़ बराबरी करोगे, वो इतिहास गवाह होगी आपके नाम। जो बड़े बड़े कप्तान नहीं कर पाए वो आप कर पाओगे। आपने सबसे ज़्यादा रन भी बनाए हैं, आपने फ्रंट से लीड भी किया, आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा है, लेकिन यही मोमेंट है। अगर आपने यहाँ पर स्टेप अप कर लिया, आपने कॉन्फिडेंस दिया, तो फिर आपको कोई नहीं हरा सकता। बस यहाँ पर शुभमन गिल की जवाबदारी बनती है। करुण नायर ने देखिए पहली पारी में 50 तो मारी, लेकिन बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए। जब आज ज़रूरत थी करुण नायर बड़ी बल्लेबाजी करेंगे, शतक मारेंगे, लेकिन आउट हो गए। ये भी इम्तिहान होगा, ये भी टेस्ट होगा, क्योंकि आपके पीछे कई बल्लेबाज पड़े हुए हैं, ऐसे बल्लेबाज जिनको एक भी खेलने का मौका नहीं मिला है। आपको ये पारी डिसाइड करेगी कि आपका टेस्ट क्रिकेट का फ्यूचर क्या होगा। आप अगली सीरीज़ में खेलोगे या WTC साइकिल खेलोगे, फिर नहीं खेलोगे। करुण नायर के लिए भी काफ़ी सुनहरा मौका है इस पारी में रन बनाने का और अपनी पोजीशन पक्का करने का। अगर यहाँ पर करुण नायर 40 रन 50 रन की पारी खेल देते हैं, तो करुण नायर आपको अगली सीरीज में खेलते हुए नजर आएंगे। आपको उनसे भी उम्मीद रहेगी। जडेजा, वाशिंगटन सुंदर तो आपको 100% यकीन है कि ये करके देंगे, क्योंकि पिछला टेस्ट मुकाबला इन्होंने ही बचाया था, सेंचुरियन बल्लेबाज थे। लेकिन अभी आपको जायसवाल और गिल की पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इन दोनों में से कोई एक विकेट गिरा तो हफड़ा तड़वी मच जाएगी आपके खेमे में, खलबली मच जाएगी। बस आपको ये गलती नहीं करनी है। इन दोनों बल्लेबाजों को एक पारी को लेके चलना है और बड़ी पारी बनाना है, तभी आप यह मुकाबला जीतोगे। आपको ये श्योर करना है कि आप कम से कम 280 या 300 रन बना कर दो, टारगेट इतना दो। इससे कम रहेगा तो ईजिली चेज कर लेगी इंग्लैंड की टीम, उनकी इतनी सॉलिड बल्लेबाजी है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है। पूरी उम्मीद है जायसवाल अगर बड़ी पारी खेलते हैं, अगर 100 रन जायसवाल बनाता है, 23 रन पारी खेलेगा, तो आप ईजिली 250 से 300 बना लोगे। शुभमन गिल वो भी ऐसा बल्लेबाज है। उसके अलावा यहाँ पर ध्रुव जुरेल पर भी बात कर लेते हैं। देखिए ध्रुव जुरेल की बात यह है कि आप पहली पारी में उनको जज नहीं करोगे। गलत शॉट खेलकर आउट हुए, आते ही पहली बॉल पर कट मारने गए थे, बॉल लगी नहीं, लेकिन इस पारी में जज होंगे ध्रुव जुरेल, क्योंकि आपने आज से 2 साल पहले इंग्लैंड के खिलाफ ही रांची में 96 रनों की पारी खेली थी, आपने ही मैच जिताया था। आपका टेम्परामेंट काफ़ी सॉलिड है, लेकिन आपका माइंडसेट के टेस्ट होगा। यहाँ पर ध्रुव जुरेल को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ध्रुव जुरेल भले उनको लगातार मौके नहीं मिले, लेकिन एक मौका मिला, अभी मिला, BGT में पर्थ में एक मौका मिला था। बस इसी मौके को ही आपको कन्वर्ट करना पड़ता है। आपको मौका मिल रहा है। कुछ ऐसे प्लेयर हैं एवेन्यू सरन जैसे, जिसको मौका ही नहीं मिल रहा है टैलेंट दिखाने का। बस आपको इस मौके पर खरा उतरना है। अब देखना दिलचस्प होगा कि हमारे बल्लेबाज कैसे बल्लेबाजी करते हैं और कितना टारगेट देते हैं। अगर कल टीम इंडिया 2.5 सेशन खेल लेती है या फिर कल पूरा खेल लेती है, टीम इंडिया इनको 300 के ऊपर का टारगेट देना ही देना चाहिए, तभी आप इस टेस्ट मुकाबले को बचा पाओगे। बस आपको यही गलती नहीं करनी है। दोस्तों आपको क्या लगता है, टीम इंडिया यह टेस्ट मुकाबला जीतेगी या फिर इंग्लैंड यह मुकाबला जीतेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम।